चैनल। राधे राधे, कैसे हो आप सब? हाफिल एग्जामिनेशन की तैयारी आप सबकी कैसी चल रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो सेकंड केस स्टडी, पिछली केस स्टडी में हम लोग ने एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम मॉडल के बारे में पढ़ा था, और अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो केस स्टडी है श्रीलंका की। श्रीलंका दोस्तों, जैसा कि ये एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन का मतलब क्या हुआ भाई? चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, यहाँ पर जब लैंड होती है उसी को हम लोग आइलैंड कहते हैं। तो श्रीलंका आपका क्या है? एक आइलैंड नेशन है। तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, धनुषकोडी से बहुत ज्यादा पास में देखने को मिलता है ये, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग श्रीलंका की पढ़ने वाले हैं यहाँ पर अभी एथनिक कंपोजिशन। देखिए, श्रीलंका की टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर 2 करोड़ है, हमारे देश के हरियाणा के बराबर। और बेल्जियम की कितनी थी? 1 करोड़ थी, हमारे हरियाणा के आधी थी, ठीक है, हरियाणा की हाफ थी समझ लीजिए। तो आपका श्रीलंका की हम लोग बात कर रहे हैं, श्रीलंका की पॉपुलेशन है 2 करोड़, और यहाँ पर बेसिकली जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो भी डाइवर्स है। डाइवर्स का मतलब क्या है? यहाँ पर विभिन्नता देखने को मिलती है, ठीक। कितने तरीके के लोग यहाँ पर रहते हैं या कितनी बोली भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो चलिए जानते हैं। पहले यहाँ पर है आपके सिंघाला स्पीकर। कौन से स्पीकर से? सिंघाला, जो कि सिंघाली भाषा बोलते हैं, वो है अराउंड 74%। एंड सेकंड हमारे देखने को मिलते हैं तमिल स्पीकर्स, जो कितने हैं? 18% है। सिंघाला स्पीकर बेसिकली फॉलो करते हैं बुद्धिज्म को, बौद्ध धर्म को ये लोग मानते हैं, ठीक है। और जबकि जो आपके तमिल स्पीकर वो 18%, जिनमें से 13% जो तमिलियंस हैं, जो तमिल स्पीकर्स हैं, वो आपके श्रीलंकन तमिल्स हैं। श्रीलंकन तमिल्स का मतलब क्या? जो वहाँ के मूल निवासी हैं, जो वहीं के रहने वाले हैं, वो लोग हैं। और बाकी फिर कौन है? बाकी है बच्चों इंडियन तमिल्स। आखिर हुआ ऐसा कैसे? देखिए, जब हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था, ठीक है, ब्रिटिशर्स का जब शासन था यहाँ पर, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से लोगों को भेजा श्रीलंका में क्या करवाने के लिए? प्लांटेशन एग्रीकल्चर करने के लिए। प्लांटेशन का मतलब क्या? जब हम सिंगल क्रॉप को क्या करते हैं, बड़ी फील्ड पे उगाते हैं कॉमर्शियल पर्पस के लिए, तो टी कॉफी इन्हीं सब चीजों को उगाने के लिए क्या करा, यहाँ के लोगों को, यहाँ के तमिलनाडु वगैरह से लोगों को भेज दिया। कहाँ पर? श्रीलंका में। और वो लोग वहीं पर बस गए, इसलिए उनको इंडियन तमिल्स बोला गया। बेसिकली जो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो आपके कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? हिंदू, मुस्लिम और अदर रिलीजन्स को मानने वाले लोग हैं। और यहाँ पर 7% आपको क्रिश्चियन भी देखने को मिलेंगे, जो कि सिंघाली भाषा भी बोलते हैं और तमिल भाषा भी बोलते हैं। तो ये है हमारे श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर ये मेजोरिटेरियनिज्म है क्या, ठीक है। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, इसका मतलब क्या होता है? तो चलिए जानते हैं। पहले देखिए, श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में सामने आया 1948 में। जो लीडर्स थे सिंघाला कम्युनिटी के, उन्होंने अपना डोमिनेंस चाहा श्रीलंका पे, ठीक है। आगे देखते हैं। सॉ टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी, क्योंकि वो मेजोरिटी में थे तो उनके लिए गवर्नमेंट बनाना क्या था? बहुत ज्यादा यहाँ पर आसान था। इसीलिए एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन। क्या बोला जा रहा है? जब ये लोग इलेक्ट हुए, चुन कर गए सत्ता में, तो इन लोगों ने आपकी आइडियोलॉजी अपनाई मेजोरिटेरियन। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। ऐसा मतलब होता है कि, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा बिलीफ, ऐसा विश्वास कि कंट्री को मेजोरिटी कम्युनिटी ही क्या कर सकती है? केवल रूल कर सकती है, ठीक है, जिस तरीके से चाहे वैसे रूल कर सकती है, और डिसगार्ड कर सकती है किसका? किसके राइट्स को? माइनॉरिटी के राइट्स को, विशेष को, उनकी जरूरतों को नजरअंदाज कर सकती है। इसको बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। ऑब्वियस सी बात है, जब ऐसी चीज सामने आएगी तो क्या होने के चांसेस दिख रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए कैसे कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो पहला एक्ट पास किया गया 1956 में, जिसमें क्या बोला गया? रिकॉग्नाइज कर दिया जिसने सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका, मतलब श्रीलंका को वहां की राजभाषा बना दिया गया। पहला पॉइंट तो आप ये देखिए, डिसग्रेडिंग तमिलों का ध्यान यहाँ पर नहीं दिया गया। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर सिंघाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी बन रही थी वो सारी पॉलिसी सिंघाला के फेवर में जा रही थी, और तमिलियंस को डिसग्रेड कर रही थी, डिस्कार्ड कर रही थी, उनको अलग हटा रही थी, ठीक है। ये देखने को यहाँ पर मिल रहा है। नए कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि स्टेट जो है बुद्धिज्म को प्रमोट करेगी। देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पर हमारे सामने आया। चौथा, जितने भी ये गवर्नमेंट ने चीजें अपनाई, कमिंग वन आफ्टर अदर, एक एक करके, ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलाइनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल। तमिल लोगों में, जो श्रीलंकन तमिल थे, उनके अंदर एक अलगाव की भावना को जन्म दे दिया। वो अपने आप को अलग समझने लगे।
लगे। आप खुद देखिए ना, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी बन रही है वो सबके फेवर में होनी चाहिए, लेकिन बन किसके फेवर में रही है? सिंघाला के फेवर में बन रही है। तमिलियंस को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में क्या बोला जा रहा है? सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, जबकि वहां पर तमिल स्पीकर भी मौजूद थे। इससे उनको अलाइनेशन की भावना देखने को मिल रही थी। अब आगे देखते हैं। They felt that the constitution and government policy denied them equal political rights. श्रीलंकन तमिल्स को लगने लगा कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनके पॉलिटिकल राइट्स को छीन रहा है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, चाहे वो जॉब हो या फिर कोई अदर अपॉर्चुनिटी हो। ठीक है, उनके इंटरेस्ट, उनके मुद्दों का ध्यान नहीं दे रहा है। ये बात यहाँ पर उनको फील होने लगी और स्वाभाविक भी है, क्योंकि उनकी पॉलिसीज ही ऐसे तरीके की बन रही थी कि सब कुछ फेवर में जा रहा था केवल सिंघाला स्पीकिंग कम्युनिटी के लोगों के बीच में। अब देखिए आगे। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब श्रीलंकन तमिल ने भी क्या किया? यहाँ पर स्ट्रगल करना चालू कर दिया, पॉलिटिकल पार्टीज बनाना चालू कर दी। क्यों बनाना चालू कर दी? ताकि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। यहाँ पर ये देखने को हमको मिल रहा है। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, उसके साथ साथ रीजनल ऑटोनॉमी, उनको भी स्वायत्तता चाहिए थी, पावर चाहिए थी और इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। ये देखने को यहाँ पर मिल रहा था, ताकि वो एजुकेशन और जॉब पा सकें। इसलिए उन लोगों ने भी अब अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चालू कर दिया। But their demand for more autonomy to province populated by the Tamils was repeatedly denied. लेकिन इनकी जो डिमांड्स थी उनको बार बार क्या कर दिया जा रहा था? डिनाई कर दिया जा रहा था, नहीं मान रही थी गवर्नमेंट उनकी बात को। आगे क्या होता है? 1980s में बताया जा रहा है सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। अब देखिए यहाँ तो मामला बढ़ गया। बोला जा रहा है कि 1980 में कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं और वो डिमांड करने लगते हैं नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में अलग तमिल एलम, इंडिपेंडेंट तमिल एलम स्टेट, मतलब अलग राज्य की डिमांड करने लग गए वो लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है बच्चों एमसीक्यू में, ध्यान में रखिए कि 1980 में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना हमारे सामने। अब द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइडस्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। अब ये जो दोनों कम्युनिटीज थी, इनके बीच में जो डिस्ट्रस्ट था आपस में एक दूसरे को लेकर, इसके वजह से बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है श्रीलंका में और ये रूप ले लेता है सिविल वॉर का। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है बच्चों को? सिविल वॉर का सीधा मतलब होता है जब एक कंट्री के अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज आपस में एक दूसरे से लड़ जाती हैं, उसको बोला जाता है सिविल वॉर। समझ लीजिए रिजल्ट क्या हुआ इसका। देखिए वॉर का नतीजा क्या होता है जानते हैं भाई। थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। हजारों लोग दोनों कम्युनिटी के मारे गए। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री। कई फैमिलीज को कंट्री को छोड़कर जाना पड़ा। उसके साथ साथ रिफ्यूजीज बनी वो अदर कंट्रीज में। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रीलंका's excellent record of economic development, education and health, but the civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country। क्या बोला जा रहा है कि इनका एक एक्सीलेंट रिकॉर्ड था इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, हेल्थ में, लेकिन सिविल वॉर ने इनको क्या कर दिया? पछाड़ दिया इनके सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक लाइफ को लेकर। समझ लीजिए दोनों कम्युनिटीज में इतनी भयंकर लड़ाई सिविल वॉर की और फाइनली ये जो सिविल वॉर थी ये खत्म हुई आपकी कब? 2009 में। ठीक है, एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं आखिर श्रीलंका में हुआ क्या था। तो श्रीलंका में हमने देखा कि सिंघाला कम्युनिटी वाले लोग ज्यादा मात्रा में थे, 74% थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में वो हर पॉलिसीज को क्या कर रहे थे? अपने फेवर में बना रहे थे, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो उनको जॉब चाहने में हो। और तमिलियंस के राइट्स को क्या कर रहे थे? जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनके राइट्स को क्या कर रहे थे? डिसग्रेड कर रहे थे, उनको नहीं इतना साथ दे रहे थे। ठीक है, उन्होंने यहाँ तक कि 1965 में जो कानून बनाया उसके तहत सिंघाला लैंग्वेज को क्या कर दिया था? सिंघाली लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था। यही सारी चीजों की वजह से जो आपके श्रीलंकन तमिल्स थे उनको एलाइनेशन यानी कि अलगाव की भावना होने लगी। और जब अलगाव की भावना होने लगी तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह करना चालू कर दिया। प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो किस रूप में आ गया? सिविल वॉर के रूप में आ गया। और सिविल वॉर जब हुई तो हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग कंट्री छोड़ी, ऐसी स्थिति देखने को मिली। और फाइनली 2009 में क्या हुआ? आपकी सिविल वॉर एंड हो गई। तो ये था आपका श्रीलंका का पूरा केस। पिछली वीडियो में हम लोग ने बेल्जियम के केस के बारे में पढ़ा था। अब आप सोचिए कि दोनों कंट्री में से समझदारी किसने दिखाई यहाँ पर, और दिखाई तो क्यों दिखाई? यही एक क्वेश्चन मैं आपसे बच्चों पूछना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है, तो प्लीज सपोर्ट करिए। कमेंट करके बताइए कि आखिर आपको बताइए दोनों केसेस में किसका जो है समझदारी से निर्णय लेना समझ में आया।
ठीक है। तो बच्चों ये था श्रीलंका का केस। अब हम लोग आगे चैप्टर में बढ़ेंगे और पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है इसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को हम लोग पढ़ेंगे और इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।